नमस्कार, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज जो हम शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसको ये एक टॉपिक है जो रीट लेवल फर्स्ट में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक अंगों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं ये भी जानकारी दूंगा कि आप जो हमारी प्लेलिस्ट में जो सभी सब्जेक्ट हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी को बेहतर करते रहिए। देखिए, स्टार्ट करेंगे। शरीर के जो विभिन्न आंतरिक अंग हैं, विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक अंग है आपके शरीर में, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं भाई, ये शरीर के जो विभिन्न आंतरिक अंग करते क्या हैं। जो शरीर के विभिन्न आंतरिक अंग है आपके शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं आपकी पूरी बॉडी में। जो ये आपके आंतरिक अंग है, जो भी आपके शरीर के अंदर है, वो नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करेंगे कि भाई ये कैसे कैसे आपको किस तरह से कार्य करना, आपकी बॉडी को किस तरह से फंक्शन करवाना है, ये आपको कंट्रोल करते हैं। और समन्वय करते हैं कि भाई जो भी कोई कमी पूर्ति, क्षति पूर्ति होती है, वो करते हैं ये आपके अंग। ठीक है, तो पहली लाइन लिखेंगे, सजीवों में आंतरिक अंग नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। ये लाइन आपने समझ ली कि भाई जो हमारे शरीर के आंतरिक है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक अंग है, सबसे जो छोटी इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सबसे हमारे सजीवों के शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तो आज हम जो पूरी डिटेल स्टडी करेंगे कोशिका के बारे में करेंगे, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। शरीर के जो आंतरिक अंगों को हम कोशिका से स्टार्ट करेंगे और आज इसके बारे में पूरा हम अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में। तो लिखेंगे, सजीवों के शरीर में सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। तो कोशिका है। तो इसी के बारे में आज हमारा चैप्टर रहेगा, पूरा का पूरा कोशिका के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं हम। तो आपको पता होगा कि मैं तंत्रिका कोशिका में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वो भी आंतरिक अंग ही है। शरीर का एक आंतरिक अंग ही तो है तंत्रिका तंत्र। तो अब बात करते हैं भाई कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी? सब जानते हैं कि भाई सबसे इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो लिखेंगे, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 के अंदर इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो वो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ये भी याद रखने की बात है कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो यहां पे कोशिका की खोज हो गई कि भाई कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर करी थी सर्वप्रथम। अब जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वह ल्यूवेनहॉक ने करी थी। यहां तक बात को आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो बात हो गई सबसे पहले सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज हो गई। अब जो ये कोशिका, कौन सी कोशिका सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका को भी मैं बता देता हूं। जो सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका, जीवित कोशिका कौन सी है? सजीवों में सबसे बड़ी जो कोशिका है वह शत्रुमुर्ग का अंडा है। ठीक है, कौन सी है? शत्रुमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी की बात करते हैं भाई, सजीवों में सबसे जो छोटी कोशिका है वह कौन सी है? तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। दोनों लाइनें लिख लेंगे। सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी
जीवित कोशिका, वो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुर और ये मुर्ग का अंडा, ठीक है। कितना बड़ा होता है आपके, ये इतना बड़ा होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है सजीवों में जीवित सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब सबसे छोटी की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा लिखेंगे यहां पे, माइकोप्लाज्मा। तो ये दो मैंने बता दिए कि भाई सबसे सजीवों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी की हमने बात कर ली है। अब मानव शरीर के अंदर बात करते हैं कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये भी लिख लेंगे। तो मानव शरीर की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जी हां, अंडाणु। जो महिलाओं में होती है अंडाणु, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब जो सबसे छोटी की बात करेंगे, भाई जो मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर आगे लिख लीजिएगा। मानव सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपकी शुक्राणु, ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो हो गई, आप अंडाणु हो गए, और जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु हो गए। अब बात करते हैं भाई मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मैं ऑलरेडी आपको जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा था तो मैं ये आपको बता चुका था। तो आप सभी कमेंट करेंगे कि भाई सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है, तो कमेंट करके बताएं। और ये पूरा आप जो है इसको उतार लें, इसको उतार लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो कोशिकाओं के बारे में हमने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी। तो आपको मैंने बताया गया भाई मानव शरीर का जो सबसे छोटा क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई है वो कौन सी है? कोशिका। ये कोशिका, ठीक है, ठीक है। अब कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक बन जाते हैं, ठीक है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती है? उत्तक बना देती है। और तो उत्तकों का जब समूह बनाएंगे तो आपके क्या बन जाएंगे? अंग बन जाएंगे। जो भी आपके अंग हैं उत्तकों से ही बने हुए हैं, ठीक है। आपका रक्त भी उत्तकों से बनाया था, मैंने बताया था आपको। तरल संयोजी जी उत्तक है, रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, उससे बनाता। और अंगों से आपके क्या बन जाते हैं? तंत्र बन जाते हैं, ठीक है। जैसे तंत्रिका तंत्र आपका बन जाता है, जैसे पाचन तंत्र आपका बन जाता है। ये सभी आंतरिक अंग है। तो ये हम सब पढ़े, हम सब है आने वाली कक्षाओं में ये तंत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है। आंतरिक तंत्र नाम का एक टॉपिक है, उसी के अंदर ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग बना, अंग से तंत्र बना। इसी तरह से ये सब चीजें जोड़ के मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलिए कि भाई कोशिका के आधार पे हम हमारे सजीव जगत में जीव हैं। जीवों को हम दो प्रकार से बांट देते हैं। एक हो गया आपका एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक कोशिका ही है। तो वो क्या हो गए? एक कोशिकीय जीव हो गए, ठीक है। जिसमें अब क्या होती है भाई, कई सारी कोशिका होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? बहुकोशिकीय जीव। तो दो तरह के हैं जीव जो है कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर, ठीक है। दो भागों में बांटे हमने। एक है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव हो गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। यहां से भी सरल क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है।
तो इसके उदाहरण के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा एक कोशिकीय है, कौन सा बहुकोशिकीय है, इनमें से बताइए कि कौन सा एक कोशिकीय है, इनमें से बताइए कि भाई कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। तो आप जवाब देंगे। ठीक है, एक कोशिकीय सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। अमीबा, अमीबा जो क्या है, एक कोशिकीय। युगलिना, युगलिना भी क्या है, एक कोशिकीय है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, ये भी एक कोशिकीय है। ठीक है, ये सब इस तरह से कई सारे हैं, और भी छोटे मोटे जीव हैं, आपको पता चल जाएगा। एक कोशिकीय जीव का इस तरह का नाम होगा, एक जो आपने देखा नहीं होगा, जैसे कि बहुकोशिकीय तो सीधे से आपको पता चल जाएगा भाई कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, गधा, इंसान, ये सब क्या है, बहुकोशीय जीव है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, आपके आसपास बैल देखा होगा, वो भी बहुकोशिकीय है। और मानव भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो ये जानकारी भी आप ध्यान रखिएगा, कौन से एक कोशिकीय है, कौन से बहुकोशिकीय हैं, तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम भाई के कोशिकाओं के आकार के आधार पर, कि भाई किस तरह का कोशिकाओं का किस तरह का आकार होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कोशिका का आकार, तो डाल लेंगे कोशिका का आकार। आगे बढ़ते हैं भाई। कोशिका का आकार, बड़े मन लगा के आप पढ़ते रहें, परीक्षा तो होनी ही है एक दिन। देखिए, मैं आपको यहां पे बात बताना चाहता हूं कि भाई आप लगातार आनंद लेते हुए पढ़ते रहें। जब तक आप आनंद नहीं लेंगे और आनंद लेकर पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा तो एक दिन आनी है, तो जब तक आप इसको आनंद से पढ़ें, ऐसा नहीं कि बर्डन लेके पढ़े कि भाई ये कि बहुत सारा पढ़ना है, इतना कैसे होगा, किस तरह से, हमारा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है, हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हम सिलेक्शन लेंगे, इस तरह की चिंताएं आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सक्सेस पानी है तो बड़े आराम से सभी सब्जेक्ट को आनंद के साथ पढ़ें, कि भाई इसको मजा लेके पढ़ते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही आप मंजिल के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोशिका के आकार किस तरह का होता है। ठीक है, देखो एक मैंने पढ़ाया था आपको, एक कोशिका किस तरह की होती है कि भाई शाकीय कोशिका है, जिसकी शाखा होती है। ठीक है, शाखा होती है और लंबा होती है। तो पहला डालेंगे शाकीय एवं लंबी कोशिका। तो इसका उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, मैंने बताया था तंत्रिका तंत्र में कोशिका बना के बताई थी, चित्र बना के बताई थी, उसमें क्या थी, शाखाएं थी या नहीं। तो उसका उदाहरण क्या है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका लिख लीजिए, तंत्रिका तंत्र लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको मैंने शाकीय का और लंबी कहा। तो शाकीय और जो लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर भी आप चूकिएगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं लंबी और जो नुकीली। लंबी एवं नुकीली कौन सी होती है, लंबी एवं नुकीली कोशिका। नुकीली कोशिका तो जो पेशीय कोशिका होती है आपकी, कौन सी, पेशीय कोशिका, वह जो क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, ये जो आपकी पेशियां बनी है, मांसपेशियां बनी है, ठीक है, ये कैसी होती है, लंबी एवं नुकीली, इस तरह से होती है। ठीक है, एग्जैक्ट चित्र नहीं है, लेकिन इस तरह से लंबी एवं नुकीली होती है। ये लंबी एवं नुकीली कोशिकाओं की बात करेंगे तो वो कौन सी कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं। अब बात करते हैं भाई क्या, जो रक्त कणिकाएं भी हमने पढ़ी थी ब्लड के अंदर। मैंने आपको बताया था ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं थी, रक्त कणिकाएं थी। ठीक है, तो वो कैसी होती है, रक्त कणिकाएं आपकी कैसी होती है, चपटी होती है। चपटी, गोल एवं चपटी होती है। इस तरह का बटन देखा है आपने,
तो बटन जैसी होती है वो, ठीक है, बटन एग्जैक्टली चित्र नहीं बन, तो इसका गोल एवं चपटी, कौन सी, रक्त कणिकाएं, जितनी भी जो रक्त, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए आपके, ये जो सभी कोशिकाएं हैं कैसी है आपकी, जो रक्त कणिकाएं हैं वो कैसी हैं, गोल एवं चपटी है। बटन देखा होगा, बटन बीच में से चिपका हुआ होता है, वैसी की वैसी होती है ये रक्त कणिकाएं, बहुत अत्यंत छोटी होती है लेकिन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पेशीय कोशिका हो गई, रक्त कणिकाएं हो गई, शाकीय कोशिकाएं हो गई, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कोशिका के बारे में, ठीक है। अब कोशिका के पूरा वर्गीकरण कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने यहां तक तो हमने जानकारी ले ली कि भाई कि कोशिका होता क्या है, किस तरह का होता है, कब खोज करी, किसने करी, जीवित किसने करी, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, सजीव जगत में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, ये सब कोशिका के बारे में हम जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, आपको याद भी होगी और याद नहीं होगी तो हो भी गई होगी कि भाई कोशिका के बारे में ये छोटी छोटी जानकारियां, फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कोशिका का वर्गीकरण कर देते हैं। तो कोशिका को लेते हैं और कोशिका को क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी कि कोशिका का वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण करेंगे तो कोशिका को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला लिखेंगे कोशिका झिल्ली, तोड़ दिया, इसको तोड़कर एक निकाली हमने झिल्ली, और एक निकाला हमने आपका कोशिका द्रव्य, और एक हमने निकाला केंद्रक। कोशिका में केंद्रक भी होता है, ठीक है, हम सब जानते हैं, सामान्य बातें हैं कि भाई कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के बाद में द्रव्य होता है, और सबसे ऊपर जो है एक झिल्ली होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, सामान्य से ऐसा चित्र बना देता हूं आपके, मान लेते हैं, ऐसे मान लिया हमने, और उसके बीच में एक द्रव्य भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये तो हो गई झिल्ली, इस तरह से कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो बाहर में एक झिल्ली होगी, झिल्ली के बीच में क्या भरा होगा, द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पे कहीं केंद्रक होगा, ठीक है। तो केंद्रक के बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आपको मोटी मोटी जानकारी हो गई कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक कोशिका है, कोशिका का वर्गीकरण कर रहे हैं कि बीच में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के बाद में द्रव्य भरा होता है, और द्रव्य जो है, द्रव्य एक बंद होता है, किससे, कोशिका झिल्ली से बंद होता है। तो ये एक कोशिका हो गई, कोशिका का वर्गीकरण हो गया, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं भाई कोशिका झिल्ली की, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं, कोशिका द्रव्य, जैसे कि मैंने अभी चित्र बनाया था, ठीक है, ये चित्र बनाया था, द्रव्य है, बीच में केंद्रक है, तो ये द्रव्य के बीच में कुछ और भी चीजें आती है, जैसे कि क्या आता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह, ये भी आता है, ठीक है, गोल्गी भी आता है, ठीक है, और एक आपका अंतःप्रद्रवी जालिका भी आती है, ठीक है। तो ये सब की हम जानकारी लेंगे। लाइसोसोम भी हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ेंगे, लाइसोसोम को भी पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका को भी पढ़ेंगे, और ये गाल्जिका है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक जानकारी और यहां पे लिख लीजिए या समझ लीजिए कि जो भी कोशिका पादपों में, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली के चिपका हुआ होता है, कोशिका झिल्ली के बिल्कुल जो चिपका हुआ होता है, पादपों में केंद्रक कोशिका झिल्ली के बिल्कुल चिपका हुआ आता है। और जो सजीवों के, जैसे कि जो मानव जंतुओं के अंदर, जंतुओं की बात करेंगे जब,
केंद्रक कहां पे होगा? बिल्कुल बीचों बीच में होगा, कोशिका के बिल्कुल सेंटर में जंतुओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कोशिका जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक बिल्कुल सेंटर में मिलता है, और पादपों में बिल्कुल जो झिल्ली है उसके चिपका हुआ मिलता है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला जो है हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली आपको पता चल गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो यह एक आवरण होता है, ठीक है। ये एक आवरण होता है जो किससे बना होता है? वसा से, या इसको प्लाज्मा भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसको, झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन लिखेंगे, यह वसा एवं लिपिड भी एक प्रकार की वसा ही होती है। वसा एवं लिपिड से बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक आवरण होता है, ठीक है। कोशिका के ऊपर एक आवरण होता है जो किससे बना होता है? वसा एवं लिपिड से बना होता है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये एक चयनात्मक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? चयनात्मक झिल्ली होती है, यानी कि इसकी मर्जी के अनुसार ही ये किसी को एंटर करने देती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चयनात्मक झिल्ली कहता है। चयन करके ये भेजती है। किसी भी जो अपने इसको लगेगा कि भाई इस पदार्थ को अंदर कोशिका के अंदर आने देना चाहिए, प्रवेश करने देना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहता है? चयन करती है ये। इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब लाइनें नोट डाउन कर लीजिए कि भाई इसको ये आवरण होता है, एक वसा और लिपिड से बना होता है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चयनात्मक झिल्ली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि ये झिल्ली के ऊपर पादपों में झिल्ली के ऊपर एक सेल्यूलोज की परत चढ़ी हुई होती है। इसकी सेल्यूलोज की एक परत चढ़ी हुई होती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। सिर्फ और सिर्फ पादपों में बात करेंगे, पादपों में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो जो पादपों पे सेल्यूलोज की जो परत चढ़ी हुई होती है उसको क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति। तो ये लाइन भी नोट डाउन कर लो, पादपों में सेल्यूलोज की एक परत चढ़ी होती है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका का भित्ति कहते हैं, ठीक है। ये हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। हम पहले हम केंद्रक पढ़ लेते हैं, फिर कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। तो केंद्रक के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, लिखिए। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे केंद्रक। तो केंद्रक तो आपको पता ही है, बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो पहली लाइन ये डाल लेंगे, केंद्रक, सेंटर। यह है कोशिका के मध्य में बिंदुनुमा संरचना है। क्या करता है केंद्र? क्या करता है? जो भी केंद्र क्या होता है? सरकार को क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार भी बोलते हैं। तो वो क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, चलाती है, पूरे देश को चलाती है। उसी तरह से ये भी क्या करेगा? केंद्रक भी क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। यह है कोशिका पर नियंत्रण का कार्य करता है। नियंत्रण
का कार्य करता है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिख लिए कि भाई नियंत्रण का कार्य करता है और ये बीचों बीच में पाया जाता है, सेंटर में मिलेगा। ठीक है, तो अब तीसरी बात और जान लीजिए। ठीक है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक और संरचना पाई जाती है। ठीक है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है। केंद्रक हो गया, कोशिका हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, झिल्ली के बीच में द्रव्य हो गया, द्रव्य के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो लिखेंगे केंद्रक में बीचों बीच, कहां, बीचों बीच एक धागेनुमा जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। सुना होगा ना गुणसूत्र, कितने होते हैं मानव में, 46, 23 जोड़े। याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाई 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मानव के अंदर और इसको इंग्लिश में क्या है कहेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, क्रोमोसोम भी डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे इंग्लिश के टर्म भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में टर्म्स चिपका देता है आपको, तो ध्यान रखें, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं मानव में, यानी कि टोटल 46, 2 होते हैं। और इसी के आधार पर आपको पता है कि भाई किसी भी जीव के अंदर क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं गुणसूत्रों के अंदर भी एक अनुवांशिक कंटेंट पाया जाता है, अवयव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। क्या कहेंगे, जीन। सुना होगा, काफी जानकारी भी होगी आपको कईयों को कि भाई जीन के बारे में। तो लिखेंगे यहां पे गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ जीन पाया जाता है। ठीक है, ये जिन वो वाला नहीं है, ये जीन है, जीन। ठीक है, जिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जिन है, तो जिन की खोज किसने करी थी? ठीक है, एक जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, जॉनसन ने इसकी खोज करी थी। तो लिखेंगे जॉनसन ने इसकी खोज करी थी और जॉनसन ने इसका नाम दिया था। जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक है, माफी चाहूंगा, जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जीन का नाम दिया था और इसकी खोज जो थी है ग्रेगर मेंडले ने करी थी। किसने करी थी? ग्रेगर। खोजकर्ता कौन है? खोज किसने की थी? खोजकर्ता आपके ग्रेगर मेंडले। और इस शब्द के बारे में बताया था वह जॉनसन ने बताया था। ठीक है, अब ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये अनुवांशिक पदार्थ क्या करता है? ये जो आपके अनुवांशिक गुणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करने का काम करता है। ये जीन, ये होता है कहां पे है? गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र कहां पे होता है? कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता चल गई कि भाई जीन होते कहां पे हैं। ठीक है, ये आपके जो कोशिका छोटे से छोटे अंग में, इसलिए तो। और इस जीन के अंदर भी एक चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जीन के अंदर भी एक क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, पूरा हम खोल देंगे भाई पूरा चैप्टर को। एक कोशिका पे गए, कोशिका के अंदर क्या मिला? गुणसूत्र मिला। गुणसूत्र को भी खोल के देखा तो गुणसूत्र के अंदर मिला, जीन मिला। जीन को खोल के देखा तो डीएनए मिला। डीएनए की खोज आपको पता है किसने करी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने करी थी। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और डीएनए आपको पता है, डीएनए के आधार पर तो क्या होता है, डीएनए निकाल लिया तो आपको पता है डीएनए के आधार पर क्या पता चल जाता है कि पूरा व्यक्ति का डीएनए से क्या दूसरा क्लोन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, डीएनए की जांच से ये भी पता चल जाता है कि फोरेंसिक लैब में कि भाई ये बाल किसका है, ये खाल किसकी है। तो बाल की खाल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम? डीएनए का डीएनए। तो डीएनए से ही तो हमने डायनासोर कैसे थे उनका बनाने के बारे में, मतलब कि एक जीव विज्ञान के अंदर आगे जा रहे हैं कि भाई किस तरह से क्लोन बनाए जाएं उनके। तो ये सब पॉसिबल किससे हो पाता है? डीएनए। और आपको पता चल गया कि भाई डीएनए कहां पे होता है? डीऑक्सी
डी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलो उतार लो ये सब। चलो अब हमने केंद्रक पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली पढ़ ली। अब बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया होगा, हम कोशिका द्रव्य की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यही तो बचा है, बाकी बचा ही क्या है इसमें, कोशिका के अंदर क्या बचा है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग कोशिका द्रव्य। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले, कोशिका झिल्ली पढ़ी थी और केंद्रक पढ़ा, मान लिया एक केंद्रक। ठीक है, तो इसके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, मैंने संरचना बना के ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इस द्रव्य के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, आपका मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी भी हम पढ़ेंगे पूरा। लाइसोसोम भी इसके अंदर मिल जाएगा, लाइसोसोम आपका मिलेगा, गाल्जी का आपका मिलेगा, अंतः प्रद्रवी जालिका का आपका ये सब मिलेंगे। ठीक है, ये सब इसके अंदर मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा, ये सब मिलेंगे। तो इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर ये चीजें होती हैं और ये चीजें ये क्या क्या काम में आती हैं। ठीक है, तो पहला डालेंगे आप माइक्रोकॉन्ड्रिया, हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने हेडिंग डाली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपको पता है ये सबसे पहली लाइन लिखेंगे, ये एक दो झिल्लियों से ये घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, दो झिल्लियों से घिरी हुई आकृति होती है, दो झिल्लियों से घिरी संरचना। ठीक है, तो दो झिल्लियों से घिरी हुई एक संरचना होती है, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आपको सभी को पता है कि यहां पे क्या होता है कि भाई ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। सभी को यह जानकारी पता भी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, शक्ति गृह, पावर हाउस और रसोई घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्यों जाना जाता है भाई, क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसको शक्ति गृह कहते हैं। तो शक्ति गृह में शक्ति का निर्माण होता है, पावर हाउस में बिजली होती है, रसोई घर में भी आपको पता है कि ऊर्जा होती है। तो इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, शक्ति गृह, पावर हाउस, रसोई घर। तो लिखेंगे कि भाई ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शक्ति का निर्माण होता है। और शक्ति का निर्माण किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में करता है, एटीपी के रूप में करता है। तो एटीपी के रूप में करता है ये हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण। तो यहां पे लाइन लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में करता है। ठीक है, एटीपी के रूप में करता है। ठीक है, ये आपका एटीपी हो गया। तो एटीपी की फुल फॉर्म भी आपको यहां पे पता होना चाहिए, एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी के द्वारा क्या कार्य होता है। ये सब क्वेश्चन आपके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ट्राइफॉस्फेट। नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है किसका, ये आपका जो एटीपी का, जो माइक्रोकोन्ड्रिया क्या कहलाता है, शक्तिग्रह कहलाता है। शक्तिग्रह, पावर हाउस, रसोई घर क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये यहां पे आप पूरा इसको उतार लेंगे, फिर आगे चलते हैं। लाइसोसोम हेडिंग डालिए। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। भाई लाइसोसोम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि भाई क्या कहलाते हैं, ये आत्मघाती थैली कहलाती है। लाइसोसोम क्या कहलाती है, बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन आता रहा है एग्जाम में कि भाई लाइसोसोम, जो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब पूरा जानेंगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम बड़ा शक्तिशाली एंजाइम है। पहली लाइन तो यही लिख लेंगे कि बड़ा ही क्या करता है, शक्तिशाली एंजाइम है। कैसा, शक्तिशाली एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है। ठीक है, शक्तिशाली एंजाइम है। करता क्या है, अब यहां जो मृत कोशिकाएं होती है, क्या यहां पे उनका भंडारण होता है। जो मृत कोशिकाएं, जो मर जाती हैं कोशिकाएं, आपको पता है भाई कि आरबीसी मर गई, आरबीसी तो कहां पे चली गई, पलिहा में चली गई। अब दूसरी जगह कोशिकाएं तो सब जगह ही हैं आपके शरीर में, तो वो कहां जाएंगी, तो वहां पे हर कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, उसके अंदर जाती है। तो यहां पे क्या होता है, मृत कोशिकाओं का भंडारण होता है। यहां पे भंडारण होता है, भंडारण नहीं होता है, भंडारण होता है। मृत कोशिकाओं का भंडारण होता है। भंडारण तो अपने गांव में ही होता है, जहां पे जातरू जाते हैं तो वहां होता है भंडारण। यहां पे क्या होता है, भंडारण होता है। मृत कोशिकाओं का भंडारण कहां पे होता है, लाइसोसोम के अंदर होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या कर लेती है ये मृत को, ये जो हमारी लाइसोसोम है, ये जो एंजाइम है, लाइसोसोम नाम का एंजाइम, जो क्या करता है, भक्षण, कोशिकाओं का क्या कर लेता है, भक्षण भी करता है। ठीक है, भक्षण भी करता है। तो यहां पे लिखेंगे लाइसोसोम कोशिकाओं का भक्षण भी करता है। अत्यधिक भक्षण करने पर क्या होगा, ये क्या होती है, फट जाता है, फट सकता है। अत्यधिक भक्षण करने पर, कर लेने पर यह थैली क्या हो जाती है, यह फट जाता है। ठीक है, अत्यधिक अगर भक्षण कर लेगी ये, तो क्या होगी, ये फट जाएगी, और फट जाएगी तो बड़ी नुकसानदायक होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसलिए इसे किसे, लाइसोसोम को, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। मुख्य लाइन है, लिख लीजिएगा, थैली भी कहा जाता है। तो ये यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि भाई लाइसोसोम के बारे में क्यों इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हमें जो है गोल्जिकाय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, गोल्जिकाय होता क्या है, ठीक है, क्या काम में आता है और उसके बाद
बारे में जानकारी ले लेते हैं, लिखिए आप। हेडिंग डालो गोल्जी काय, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको, गोल्जी काय कोई। तो ये हमने डाल दी हेडिंग, गोल्जी काय गोल्जी बॉडी, ठीक है। ठीक है, कभी आपने प्याज देखा होगा, प्याज में क्या आती है, परत दर परत आती रहती है, परतें परतें परतें, एक के ऊपर एक परत चढ़ी होती है उसी। तो ये इसकी संरचना कैसी होती है, सेम टू सेम वैसी होती है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए परत परतनुमा इसकी संरचना होती है। डायग्राम सही नहीं बन पाएगा क्योंकि इस तरह की एक परतनुमा संरचना होती है, ठीक है। परतदार एक संरचना होती है, प्याज की तरह ही होती है, ठीक है। तो एक परतदार संरचना होती है। पहले सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता को लिख लीजिए, खोजकर्ता भी पूछ लेते हैं इसके, कैमिली गोल्जी, इसी के नाम पे है इसका नाम, गोल्जी गोल्जी काय। तो कैमिली गोल्जी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और ये एक परतदार संरचना है, एक पॉइंट और लिख लिए, परतदार संरचना है, ठीक है, संरचना है। अब परतदार संरचना है तो ये काम क्या करती है भाई, काम क्या करती है, जो इसका गोल्जी काय का जो मुख्य काम होता है, परिवहन का काम होता है। क्या करते हैं, परिवहन, वाहन की तरह ये क्या करती है, ये जो इसके जो पदार्थों के हैं, जो इसमें जो पदार्थ हैं, कोशिका के अंदर पदार्थ है, उनका क्या करती है, ये ले जाती है। तो इसलिए ये कोशिका, यह कोशिका के पदार्थों का संग्रहण एवं परिवहन का कार्य करती है, एवं परिवहन का कार्य करती है, यही इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। परतदार संरचना होती है। कैमिली गोल्जी ने इसका जो खोज करी थी उस तरह से लगभग इस तरह से ही दिखती है कि भाई जैसे प्याज देखा है, एक परत के बाद में एक परत के बाद में आता रहता है। तो ये गोल्जी काय और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ये आपको पता ही है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, गोल्जी काय पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, ठीक है। तो इसको भी मैं आप मिटा देता हूं, हेडिंग डालिए अंतःप्रद्रवी जालिका। तो एक कोशिका के अंगों के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कोशिकांग भी कहेंगे, ठीक है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कोशिका के अंग है, कोशिकांग भी इसको हम कह सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब अंतःप्रद्रवी जालिका, ER जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश में मैंने नाम भी आपको बताया भाई, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक नलिकाओं से बना हुआ क्या होता है, एक जाल होता है। क्या होता है, नलिकाओं से बना हुआ, कोशिका द्रव्य के अंदर नलिकाओं से बना हुआ एक जाल होता है। यह नलिकाओं से बना एक जाल होता है। जाल होता है तो क्या करेगा ये, इसका मुख्य कार्य क्या होगा, ये इसका मुख्य कार्य भी क्या होगा, पदार्थों का, जो कोशिका के जो पदार्थ है उनका क्या करना होगा, परिवहन करना। तो लिखेंगे इसका मुख्य कार्य पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। क्या करना, परिवहन करना। अब जब भी हम बात करेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका की
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब भी बात करेंगे दो प्रकार के बात करेंगे, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जालिका, और एक होती है आपकी चिकनी। कौन सी? चिकनी कह लीजिए, समतल कह लीजिए, समतल अंतःप्रद्रवी, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो खुरदरी जो होती है, खुरदरी क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। क्या काम करेगी? परिवहन का कार्य करेगी, परिवहन का कार्य करेगी आपका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है परिवहन का कार्य करेगी। ये जो चिकनी है, चिकनी या समतल अंतःप्रद्रवी जालिका, ये वसा व लिपिड का निर्माण करेगी। किसका? वसा एवं लिपिड का निर्माण करेगी, का निर्माण करेगी, ठीक है। ये आपका पूरा क्या हो गया? कोशिका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये नलिकाओं से बनी होती है। मुख्य कार्य क्या होता है? इसका परिवहन करना होता है। दो प्रकार की होती है, एक हो गई आपकी खुरदरी और एक हो गई समतल या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और डाल लीजिए, प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होती है, प्लास्टिक भी कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लास्टिड के बारे में मुख्य बात क्या है कि भाई प्लास्टिड जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, हम में नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाएगी? आपके पादपों में पाई जाती है। तो हेडिंग डालेंगे, एक और जो एक अंग है, मुख्य अंग है, जंतु कोशिका का अंग है, तो वो तो जो जितने भी हमने पढ़े दोनों में पाए जाते हैं कि भाई जितने भी हम इतनी देर जितने भी कोशिकांग पढ़ रहे थे वो सभी दोनों में, पादप कोशिकाओं में भी पाए जा रहे थे और जंतु कोशिकाओं में भी पाए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो प्लास्टिड है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हेडिंग पहली लाइन तो ये लिखेंगे, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अंदर एक कौन सा लवण होता है? हरित लवण होता है। कौन सा पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर जो प्लास्टिक के अंदर है क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। तो मुख्य लिखेंगे। अब ये हरित लवक क्या काम में आता है ये भी मैं आपको बताता हूं। इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक से नाम से ही पता है क्लोरोफिल जो क्या कार्य करेगा? पत्तियों को, पेड़ की पत्तियों को क्या बनाया रखता है? हरा बनाया रखता है। ये जो क्लोरोफिल है पेड़ की पत्तियों को हरा रंग देता है या बनाता है, ठीक है, हरा बनाता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो है पेड़ की पत्तियों को हरा बनाए रखता है। और ये क्लोरोफिल बनता किससे है? क्लोरोप्लास्ट से बनता है, ठीक है। किससे? हरित वर्णक से बनता है। क्लोरोफिल किससे बनता है? क्लोरोफिल हरित वर्णक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। किससे? क्लोरोप्लास्ट से बनता है, क्लोरोप्लास्ट से बनता है, ठीक है। हमने जान लिया भाई कि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है,
जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, हरित लवक इसमें होता है। और जो हरित लवक क्या करता है, जो आपके पेड़ आसपास जितने पेड़ पौधे देखे होंगे हरे क्यों होते हैं? ये हरित लवक की वजह से होते हैं, हरित लवक की वजह से होते हैं। और जो ये हरित लवक किससे बनता है? क्लोरोप्लास्ट से बनता है। और ये जो क्लोरोफिल आपने सुना होगा किसमें? प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी काम में आता है। तो ये लाइन भी लिखेंगे, ये जो क्लोरोफिल है किसमें काम में आता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण है ना, पौधे क्या करते हैं खाना बनाने के लिए? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में आता है, काम में काम आता है। ठीक, तो ये लाइन भी लिख लीजिए। तो ये यहाँ पे आपका जो कोशिका है, कोशिका आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा मैंने आपको कोशिका, शरीर के आंतरिक अंग पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपका एक टॉपिक लिया कोशिका। कोशिका के बारे में हमने पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया, एक एक बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम इसी तरह से आपके तो जो साइंस के टॉपिक में आपको लेके आता रहूंगा। ठीक है, और अगला इसका जो टॉपिक है आंतरिक अंगों के अंतर्गत हम जो पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।